नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छी तरीके से सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और हम पिछली क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ रहे थे, हम उसमें शुरू किया था प्लांक की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक या थ्योरी ऑफ प्लांक। क्वांटम की जो थ्योरी दी थी प्लांक ने, उसकी बेसिक बातें मैंने बताई थी। वहाँ से एक छोटा क्वेश्चन उठता है डेढ़ नंबर का, कई बार पूरा बड़ा भी पूछता है। अब एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ से, चाहे उनको न्यूमेरिकल कह दो, चाहे क्वेश्चंस कह दो, चाहे डेरिवेशन कह दो, सारी चीज़ें एक एक करने वाले हैं। कृष्णिका प्लांक की एक एक चीज़ करने वाला हूँ। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पीछे कर चुके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम एक एक चीज़ पढ़ के आए कि नहीं, एक एक चीज़, क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन, क्या डायग्राम। वैसे अब हमारा सिलसिला किस में चल रहा है? कृष्णिका में। ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट कर लिया, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में वीन और रेलेजेंस की असफलताएं, ड्रॉबैक्स के बारे में हमने बात कर ली। और उसके बाद में प्लांक ने जो थ्योरी दी उसमें प्लांक सक्सेसफुल रहा, और उसकी सफलताएं या सक्सेस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। उसमें बेसिक बातें हमने कर ली। अब जो आज जो एक डेरिवेशन करने वाला हूँ वो भी एग्जाम में कई बार पूछता है, और वो साथ में ही पूछेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइए आज की क्लास की, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। हेडिंग लगाओ बच्चों, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। माध्य ऊर्जा, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, या इसको कहते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। एवरेज या मीन एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक ऑसिलेटर्स। प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर्स। हेडिंग लगा लो, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर्स या प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। अच्छे से हेडिंग लगाइए, स्टार लगा लो इसके। हेडिंग लगा लिया होगा सबने, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। अब देखिए, कृष्णिका से जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कृष्णिका से जो विकिरण ऊर्जा होती है या जो रेडिएशन एनर्जी होती है ब्लैक बॉडी में, उस ऊर्जा की गणना या कैलकुलेशन करने के लिए मैक्स प्लांक ने बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रयोग किया। मैक्सवेल बोल्ट्जमान एमबी स्टैटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जो पिछले क्लास में हम पढ़ के भी आ चुके हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है, जिसको हम एमबी स्टैटिक्स कहते हैं। तो मैक्स प्लांक ने क्या किया कि दोलकों की या जो विकिरण ऊर्जा है कृष्णिका की, उस विकिरण ऊर्जा की गणना या कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी सांख्यिकी या कौन सी स्टैटिक्स का प्रयोग किया? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक या सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो पहले एक दो लाइन थ्योरी की लिख लो, उसके बाद कैलकुलेशन बताता हूँ। एक देखो, मैं कैलकुलेशन थोड़े अलग तरीके से बताऊँगा, जिससे कि आपकी जो रटने की क्षमता है उसको कम कर सकूँ। समझ रहे हो बात को? जो रट विद्या आपने सीख रखी है ना कि ये तो रटने का काम है, तो उसको आप थोड़ा कम कर सको। क्योंकि सारी चीज़ें जो हेडिंग लगाते हैं उससे बहुत चीज़ें मालूम चलती हैं। अपन हेडिंग तो पढ़ते नहीं हैं और नीचे की चीज़ें को रटने में लगे रहते हैं। ऐसा ही मैथ्स में करते हैं अपन, थ्योरम तो पढ़ते नहीं है, थ्योरम क्या लिखी हुई और प्रूफ हमें याद है। यही तो है ना मेरे परम शिष्यों की खासियत, कि थ्योरम हमें मालूम नहीं गुरुजी, और हमें प्रूफ हमें याद है। बोले उसका जो उधर लिखाई थी ना उस दिन, बोले उसका प्रूफ ये होगा। बोले क्या लिखाई थी? बोले वो मालूम नहीं हमें ना, वो मालूम नहीं है हमको, लेकिन उसका प्रूफ क्या है वो हमें मालूम है। बस यही तो कमी है। जो हेडिंग लगी है मैथ्स में भी मैं सवाल की एक एक चीज़ बताता हूँ, वैसे भी यहाँ हेडिंग का एक एक शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर उस चीज़ को समझ लिया तो ये मान लो कि 50% काम तो यहीं से हो गया। हमें यही मालूम नहीं चल पाता, फिजिक्स पढ़ ली, पीछे ही पढ़ के आए होंगे, कि हमें यही मालूम नहीं चल पा रहा कि हमें करना क्या है। लगे पढ़े, लास्ट में मास्टर कह देता है ये उत्तर आ गया भाई। बोले हो आ गया, मान गए गुरुजी आ गया, वही मान लेते हैं कि उत्तर आ गया। बस हम तो ये सोचते हैं कब उत्तर आए, कब एक यही उत्तर है क्या, अगली लाइन यही उत्तर है क्या। कई बार तो कोई डेरिवेशन लंबा हो जाता है तो पूछ लेते हैं गुरुजी आ गया क्या उत्तर। अरे भाई उस हेडिंग को तो देखो, उसमें ज़रूरत किसकी है, करना क्या है, कहाँ पहुँचना है, लक्ष्य टारगेट किसको रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो पहले इसमें एक दो लाइन थ्योरी की लिखो मेरे बच्चों, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसमें, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, कृष्णिका से उत्सर्जित
विकिरण ऊर्जा, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की गणना करने के लिए, विकिरण ऊर्जा की गणना करने के लिए प्लांक ने विकिरण ऊर्जा की गणना करने के लिए प्लांक ने विकिरण ऊर्जा की गणना करने के लिए प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रयोग किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रयोग किया। इसके फॉर्मूले, इसका सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो वो थोड़ा सा याद दिला दूंगा मैं, और याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा याद कर लेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए मैक्स प्लांक ने क्या किया कि दोलकों की ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा या ऑसिलेटर्स जो है कृष्णिका में, उनकी ऊर्जा एनर्जी को ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी या किसके फॉर्मूले काम में लिए? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को प्रयोग में लिया। इंग्लिश में लिखिए, टू फाइंड या टू कैलकुलेट, टू फाइंड या टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट रेडिएशन एनर्जी ऑफ ए ब्लैक बॉडी, to find या to calculate radiation energy of a black body, radiation energy of a black body, radiation energy of a black body, Maxwell used radiation energy of black body, Planck used Maxwell Boltzmann statistics, Planck used Maxwell Boltzmann statistics, Planck used Maxwell Boltzmann statistics, Maxwell Boltzmann statistics। आगे लिखिए, प्लांक के अनुसार नियत ताप T पर, प्लांक के अनुसार नियत ताप T पर विविक्त ऊर्जामान, प्लांक के अनुसार नियत ताप T पर विविक्त ऊर्जामान Nhν, विविक्त ऊर्जामान Nhν वाले दोलकों की संख्या अकॉर्डिंग टू प्लांक नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विथ एनर्जी Nhν at constant temperature T, at constant temperature T, Nn is equal to A e की पावर माइनस Nhν अपॉन KT, Nn is equal to A e की पावर माइनस Nhν अपॉन KT। नीचे ये नोट कर लो, संख्या या नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स Nn is equal to A e की पावर माइनस Nhν अपॉन KT, Nn is equal to A e की पावर माइनस Nhν अपॉन KT। के क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक, भली भांति जानते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जहाँ के क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? बोल्ट्जमान नियतांक। के क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक या बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के क्या है आपके पास? बोल्ट्जमान नियतांक या बोल्ट्जमान कांस्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लांक ने विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी, इसको छोड़ो, क्या है, मेरी बात सुनो एक बार। प्लांक ने विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी को ज्ञात करने के लिए किसको काम में लिया? किसके फॉर्मूले काम में लिया? ऐसे समझो बिल्कुल देसी तरीके से, किसके फॉर्मूलों को काम में लिया उसने? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी या मैक्सवेल एमबी स्टैटिक्स को काम में लिया। कौन सी स्टैटिक्स को काम में लिया? एमबी स्टैटिस्टिक्स को काम में लिया इसने। ठीक है। अब देखिए, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कृष्णिका या ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर क्या रखा जाता है? नियत। कृष्णिका या ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर क्या रखा जाता है? कांस्टेंट, फिक्स टेम्परेचर रखा जाता है।
और कृष्णिका में ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा है जो रेडिएशन एनर्जी है, कृष्णिका में जो विकिरण ऊर्जा है जो रेडिएशन एनर्जी है उसका उत्सर्जन या अवशोषण, उसका उत्सर्जन या अवशोषण इमिशन और एब्जॉर्प्शन किसकी सहायता से होता है? दोलकों की सहायता से होता है, ऑसिलेटर्स की सहायता से होता है। इतनी बातें हम जानते हैं कि कृष्णिका ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर फिक्स है, तभी तो हम कहते हैं कि नियत ताप T पर टेम्परेचर फिक्स है। कृष्णिका में जो भी विकिरण ऊर्जा है रेडिएशन एनर्जी का उत्सर्जन या क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है? इमिशन होता है एनर्जी का। वो किसकी सहायता से होता है? दोलकों या ऑसिलेटर्स की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है प्यारे बच्चों? ऑसिलेटर्स की सहायता से होता है। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि मैंने लिखा कि NH ऊर्जा वाले। अब देखो जो भी ऊर्जा होगी किसी में H हो सकती है, किसी में 2H हो सकती है, किसी में 3H हो सकती है, किसी की ऊर्जा 10H हो सकती है। तो अब एक एक को थोड़ी बताऊंगा, इसलिए ऊर्जा कितनी मान लेता हूं मैं दोलक की? NH। अरे ऊर्जा एनर्जी कितनी मान के चलता हूं? NH। तो ये दोलकों की संख्या मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से ही काम मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पिछले साल का याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो यहाँ से याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये काम, इसके पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए। अब आ जाओ, फिजिक्स पढ़ रहे हैं भूल जाओ। एक शब्द लिखा हुआ माध्य, यहाँ लिखा हुआ अंग्रेजी में एवरेज। माध्य का मतलब होता है औसत या एवरेज। अरे औसत कह दो, चाहे एवरेज कह दो, चाहे माध्य कह दो। माध्य या औसत या एवरेज का आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो। क्या फॉर्मूला होता है? कुल राशि या राशियों का योग। क्या होता है प्यारे बच्चों? राशियों का योग। और बटे क्या होते हैं? राशियों की संख्या। अरे राशियों की संख्या। अब जिसने आंख बंद करके डेरिवेशन रट लिया उसका तो कंसेप्ट अलग है भाई, उनसे तो मैं पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों को हाथ जोड़ के नमस्कार मेरा, ठीक है। कि जो इसको कि माध्य ऊर्जा और यहाँ से चालू किया कार्यक्रम, हम उतारते गए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, लास्ट में जाके कहते हैं ये उत्तर आ गया भाई। हम भी मान लेते उत्तर आ गया, यही तो हो रहा है। तो उनको पढ़ने और पढ़ाने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार सबको कि आप पढ़ भी रहे हो, कहीं न कहीं पढ़ लेते हैं, पर ऐसे और पढ़ाने वाले तो महान हैं ही जैसे देश भर में। अब यहाँ देखो शब्द का मीनिंग होना चाहिए। माध्य किसी का भी निकालना, किसी का भी औसत निकालना है दोस्तों, तो भूल क्यों जाते हैं? अपन गणित को क्यों भूल जाते हैं? अरे मैथ्स तो है ना इसमें, मैथ्स कहाँ भूलेगा? अब इसकी इस लाइन के बाद में मैथ काम आनी है, इसके बाद ये खत्म हो गई बस। इसके बाद अब पूरी मैथ काम आएगी। मैथ सॉलिड है अपनी, या जिसकी भी मैथ सॉलिड है उसका डेरिवेशन सॉलिड है, और जिसकी मैथ कमज़ोर है उसका डेरिवेशन कमज़ोर है। अब समझ लो, यही तो बेनिफिट है अपने ऑलराउंडर होने का। मैथ के भी अपन किंग हैं तो फिजिक्स के भी इसीलिए किंग हैं। डेरिवेशन चुटकियों में और आसान स्टेप्स में, एक एक चीज़। अब देखना इस डेरिवेशन को मैं कैसे बताऊंगा, रटने की जरूरत है क्या? अरे भाई माध्य निकालना छोड़ दो, आगे पीछे क्या लिखा हुआ? माध्य या औसत निकालना है। राशियों का योग, टोटल सब क्वांटिटीज़ का टोटल करना होता है, और नीचे आता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। राशियों की संख्या आती है आपके पास। अब योग करना, मैथ में तो जो संख्या दे होती है उनका योग कर लेते हैं। अब यहाँ योग किसका करना है? ऊर्जा का। योग किसका करना है? ऊर्जा का। किन की ऊर्जा का? दोलकों की ऊर्जा का क्या कर लो? योग। तो ऊपर तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दोलकों की ऊर्जा का योग। दोलकों की ऊर्जा का योग। समझना मेरी बातों को, रटने की चीज नहीं है भाई। अरे डेरिवेशन रटने की चीज नहीं है। तभी तो मैं बहुत खौफ पैदा नहीं है फिजिक्स का अपने पास कि फिजिक्स ये है वो है। अरे कुछ नहीं है फिजिक्स। मैथ्स पढ़ लिया, बेसिक मैथ्स आ रही है, मैं हूँ ही, और क्या चाहिए? तो फिर डेरिवेशन होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना डेरिवेशन, तो फिर क्या चाहिए? औसत पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। आंख बंद क्यों हो जाती है अपनी फिजिक्स पढ़ते समय कि इसमें माध्य लिखा हो? माध्य का मतलब क्या होता है वास्तव में, उस चीज को लाओ। माध्य या एवरेज का मतलब है कि राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटीज, और नीचे क्या आता है? राशियों की संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यही फॉर्मूला पढ़ते हैं बेसिक। अब यहाँ के कौन सी चीज है? मैथ में तो किए 5 पेन का मूल्य, विद्यार्थियों के अंकों का योग, यही तो करते हैं। स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए, नीचे कितने स्टूडेंट थे, 10 विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार है, यही करते हैं। अब यहाँ विद्यार्थी कोई वस्तु से तो मतलब है नहीं, फिजिक्स है तो थोड़ा शब्द बदल लो।
क्या चीज़ है? ऊर्जा। और किसकी? दोलकों की। तो दोलकों की ऊर्जा का क्या कर लो? योग कर लो। और नीचे राशियों की संख्या, तो राशि किसकी ऊर्जा करी? दोलक की, तो दोलकों की संख्या। अरे क्या होगा? दोलकों की संख्या। एक बार समझ लो, दोबारा से बहुत साफ तरीके से लिखूंगा मैं। तो ये क्या आ गया आपके पास? योग बटे संख्या। तो क्या आ गया? माध्य। अरे क्या आ गया? माध्य या औसत आ गया। किसका औसत या एवरेज आया? दोलकों की ऊर्जा का। तो इसको कह देते हैं माध्य ऊर्जा बराबर ये लो। अब बोलो, किसी के मन में खौफ है क्या? अरे डेरिवेशन का डर है क्या? नहीं है। अभी तो क्वांटम में बेटा मैथ शुरू हुई, कहाँ मैथमेटिकल चीज़ें। जब मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी, जब अगली यूनिट पढ़ेंगे, तब आएगा मजा। डिफरेंशियल इक्वेशन काम में आएंगी, अवकल समीकरण काम आएंगे, जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ के आए। 1 यूनिट 2 यूनिट पूरी उस पर आधारित है, 2 चैप्टर। और अवकल समीकरण भी वो एक चर वाले, सी वाले नहीं, उससे भी एक्सटेंड लेवल आएगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएंगी, जो MSc में भी आती हैं, और वो पूरा काम मैथमेटिकल है। अब बोलो, मुझसे पढ़ना पसंद करोगे? अब जो यहाँ से चल रहे हैं आंख बंद करके, और यहाँ डब्बे में बंद कर देते हैं, ये उत्तर आ गया अभी माध्य ऊर्जा का। बोले आ गया होगा भाई, अपने क्या उतार लेते हैं लोग, उतार लेते हैं, गुरुजी कह रहे हैं। मत करो ऐसा काम, तभी तो लास्ट में भारी पड़ता है। और फिर भारी इसलिए पड़ता है, एग्जाम में आता तो कौन सा है, और उत्तर लिख के आते हैं हम दूसरा। ये और ही महान कार्य है अपना। वो इसलिए होता है कि टॉपिक की हेडिंग का मतलब नहीं। अगर आपको ये हेडिंग मालूम थी तो आप उत्तर हमेशा यही लिखते, चाहे गलत हो जाए आगे, वो गारंटी नहीं ले रहा मैं, कैलकुलेशन आगे जाए कहीं गड़बड़ हो जाए, लेकिन माध्य ऊर्जा का जिसने मतलब समझा वो ये फॉर्मूला तो लिखता, और ऊर्जा का टोटल करेगा। अगली लाइन में टोटल दोलकों की संख्या भाग तो देगा, इतने तक तो सही करेगा। आगे फिर काटा पीटी में खोलने में गड़बड़ कर सकता है, चलो वो तो मैथ की कमजोरी है आपकी, लेकिन वो भी चलो सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ तक तो सही करेगा। ऐसा तो नहीं पूछी माध्य ऊर्जा मैं उतार रहा हूँ विकिरण सूत्र, ऐसा नहीं होगा। फिर यही फर्क है चीज़ों को समझने का और चीज़ों को पढ़ने का। अब बच्चे क्या सोचते हैं, BSc में बोले अपन को तो पास होना है, समझना नहीं है। अरे समझ के पास होगे तो आसानी रहेगी, रट के पास होगे तो सालों लग जाएंगे। पास ही होना है, मान लिया आपकी बात। कुछ बच्चों को नंबर भी लाने, सारी कैटेगरी के बच्चे हैं, लेकिन कई कहते हैं बोले पास ही तो होना है, समझना किस लिए? अरे समझ के पास पढ़ोगे तो जो काम आप 5 घंटे में कर रहे हो वो काम 2 घंटे में हो जाएगा। ये लो, जो डेरिवेशन आप 1 घंटे में रटते हो, डेरिवेशन 15 मिनट में हो जाएगा, चुटकियों में। ये लो, खत्म। तो इसलिए चीज को समझ के पढ़ो बच्चों। अब तो समझ में आ गई कि माध्य ऊर्जा निकालनी है दोलकों की, तो दोलकों की ऊर्जा का क्या करना है? योग, और बटे दोलकों की क्या करनी है? संख्या। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि माध्य औसत यही होता है, योग बटे क्या होता है? संख्या, टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। यही तो होता है क्या? नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अरे यही तो होता है बच्चों। तो देखो, इसलिए कह रहा हूं भाई, पढ़ो तो कुछ अच्छा पढ़ो, नहीं तो देखो आधा ज्ञान बेकार है। या तो हो ही नहीं तो और उचित है, और पूरा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आधा जब हो जाता है ना आदमी को, तो वो फिर परेशान करता है। आधा जब हो जाता है तो वो आदमी को क्या करता है? परेशान करता है। एक मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी आपने कि आधा भरा हुआ मटका होगा तो उसका पानी हिलेगा डुलेगा और बाहर ही गिरेगा। या तो मटका हो तो वो पूरा खाली हो, या मटका पानी का पूरा क्या हो? भरा हुआ ही हो। ठीक है कि भाई आधा घड़ा या आधा मटका हो तो वो पानी उछलता ही जाता है। इसको कहते हैं ना, अधगध गजली छलकत जाए, सुनी होगी आपने कहावत। तो वही काम होगा, फिर बचेगा तो अपने पास थोड़ा सा आप ऊपर से निकल जाएगा, बाहर से हिल हिला के। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चों। तो ये हो गई संख्या दोलकों की, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी भाई। या तो पीछे की याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो अब याद कर लेना, बस इतना ही काम करना। अब बाकी काम मेरा है समझाने का। लिख लिया सबने? इसको दे दो दोस्तों 1 नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। NH ऊर्जा वाले, NH ऊर्जा वाले दोलकों की, NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा।
NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, एक बार लिख लो, एक काम कर लो, NH ऊर्जा वाले कुल दोलकों की ऊर्जा, NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जी NH हैविंग एनर्जी NH is En इक्वल टू NH और इनटू कितना हो गया NN। एक बार लिख लो आप, तो अभी समझा देता हूँ एक एक चीज़, वही उदाहरण दे के चलूँगा। एक पेन का मूल्य इतना है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, वही कंसेप्ट लग रहा है इसमें कि गुरुजी ये यहाँ से ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, एक बार लिख लो, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। अतः संपूर्ण कृष्णिका किसकी बात कर रहे हैं, पूरी ब्लैक बॉडी की। अतः संपूर्ण कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, अतः संपूर्ण कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा E बराबर समेशन En इज इक्वल टू समेशन NH और इनटू कितना हो गया NN। संपूर्ण कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, टोटल कुल ऊर्जा, एक शब्द और लिख लेना यहाँ, कुल ऊर्जा, ई लिख दिया, बाकी एनर्जी और लिख लो। चल, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू समेशन En इज इक्वल टू समेशन NH NN इज इक्वल टू समेशन NH NN। कृष्णिका में एक चीज़ और लिख लो, अभी समझाता हूँ, देखो बहुत आसान चीज़ें, बस ये होना चाहिए याद, या पहले से याद है अच्छी बात है। कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या, कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या N इज इक्वल टू समेशन NN इज इक्वल टू समेशन AE की पावर माइनस NH न्यू अपॉन KT। ये अभी लिखो तो अभी लिख दो, अभी नहीं लिखते हो तो बाद में n की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही रख लो। एक लाइन ये तो याद होनी चाहिए, फिर कह रहा हूँ पीछे की, या नहीं याद है तो अभी याद कर लेना। और इसके अलावा ये नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी N इज इक्वल टू समेशन NN, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी N इज इक्वल टू समेशन NN, N इज इक्वल टू समेशन NN। ये जिस तरीके से मैं डेरिवेशन को समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे तक ये डेरिवेशन पहुँचना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, चाहे उसको दिखाओ चाहे उस तक पहुँचाओ। आजकल तो बहुत सारे मीडियम हैं, बटन दबाते ही पहुँच जाएगा सब जगह, लेकिन इस डेरिवेशन को पढ़ के बच्चे फिजिक्स पढ़ना तो सीखें, फिजिक्स पढ़ना तो सीखें। अब देखो मेरी बात समझो, लिख लिया यहाँ तक? एक चीज़ याद करनी है, इसके अलावा अगर एक भी अगर आपको याद करनी पड़ जाए कहीं भी, तो कह देना गुरुजी की रहने दो, आप कह देना गुरुजी रहने दो, कि ये हमें याद करनी पड़ रही है, ये कोई कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है, कौन सा सूत्र काम आ रहा है, इसलिए उसके बाद अगर आपको याद करनी पड़ जाए तो मुझे बता देना। देखो दोस्तों, ये कृष्णिका है, ये क्या है, ब्लैक बॉडी, ठीक है, समझाने के बता रहा हूँ, डायग्राम मत बना लेना, नहीं एग्जामिनर देखेगा ये रिसर्च कहाँ से करके आ गए बच्चे, ऐसा कौन सा मास्टर आ गया, वो भी घबरा जाएगा, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा बेचारे का। ठीक है, ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसको मैथ्स और फिजिक्स का अच्छा नॉलेज हो, नहीं तो रटा रटाया चल ही रहा है, चलता रहेगा, क्या दिक्कत। इस चीज़ को कंसेप्ट वाइज वही व्यक्ति समझा सकता है क्वांटम में सारी चीज़ें वास्तविक या प्रैक्टिकल रूप से, कि जिस व्यक्ति को मैथ और फिजिक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज हो, बाकी नहीं समझा सकता भैया।
समझ रहे हो इस बात को? तो कॉम्बो है ये। मैथ्स में तो चलो हम लगभग काम बिना फिजिक्स के चला लेते हैं, 1-2 पेपर को छोड़ के, लेकिन मैथ्स पढ़ने वालों को बता दो, फाइनल ईयर में जो 3rd पेपर आएगा वही फिजिक्स से रिलेटेड आएगा। मैथ वाला मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, रटा रटाया मसाला चिपकाएगा आपको, ये होता है, ये होता है, ये होता है। वहाँ कॉम्बो काम आएगा मेरा मैथ और फिजिक्स का, और फिजिक्स में रोज़ मैथ का कॉम्बो काम आ ही रहा है, देख रहे होंगे आप। तभी तो ये सारी चीज़ें बेहतर बनी होंगी। अब यहाँ से देखो, ये अपने पास क्या है, ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसके अंदर ये ऊर्जा है कितनी, NH²। ये यहाँ ऊर्जा कितनी, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, NH², ठीक है। यहाँ ऊर्जा कितनी है, NH²। यहाँ ऊर्जा कितनी है आपके पास, ये बाहर चला गया, मान लो अंदर ही है, NH²। समझना मेरी चीज़ को, और समझ में आ जाए तो लिख के बता देना कि वाह सर मान गए। समझ में आ जाए अगर मेरी बात तो लिख देना कि वाह सर मान गए हम, कि फिजिक्स ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर नियत है, तापमान नियत है, टाइम इसमें कितना ही लग जाए, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ना सीखोगे आप। एक बार सीख गए फिर 5 मिनट में डेरिवेशन करना, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। टेम्परेचर नियत रहता है, कृष्णिका का ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है टेम्परेचर। देखो क्लास मिस मत करना, पूरी क्लास आज एक साथ लेना, ऐसे नहीं बाद में पढ़ लेंगे, मज़ा ही हो जाएगा, आएगा ही नहीं आपको। टेम्परेचर है ये, NH² ऊर्जा है, यहाँ NH²। ऊर्जा चाहे अवशोषित हो रही हो चाहे उत्सर्जित हो रही हो, विकिरण ऊर्जा रेडिएशन एनर्जी है। इस ऊर्जा को चलाने के लिए यहाँ दोलक है, यहाँ क्या है, दोलक। ओसिलेटरी तो ऊर्जा करेगा ये, इसमें भी दोलक है, ओसिलेटर है। यहाँ भी दोलक या ओसिलेटरी ऊर्जा को चला रहे हैं, और यहाँ भी दोलक या ओसिलेटर ही ऊर्जा को चला रहे हैं ऊर्जा। इस NH² को चलाने वाले दोलक कितने हैं, Nn। कितने हैं दोस्तों, Nn। बस ये तो कह रहा हूँ कि ये एक दोलकों की संख्या याद होनी चाहिए, और नंबर ऑफ ओसिलेटर। तो इसको चलाने वाले Nn हैं, तो इसको चलाने वाले भी Nn हैं, इसको चलाने वाले भी Nn हैं, और इसको चलाने वाले भी कितने, Nn, ठीक है। अब कोई पूछे कृष्णिका में टोटल दोलक कितने हुए, कोई कृष्णिका में पूछे टोटल दोलक कितने हुए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, बहुत सारे हैं इसमें, तो ये तो 4 ही दिख रहे। तो टोटल दोलक कृष्णिका में पूछे तो सबका n मान लिया, और सबका समेशन का मतलब इन सबका क्या हो गया, योग। ये बात समझ में आ गई सबकी, आ गई सबके समझ में, अरे आई कि नहीं आई, समझ रहे हो मेरी बात को। ये ऊर्जा एनर्जी थी NH², कहीं 5 H² है, कहीं 10 H² है, कहीं Nn है, कहीं N1 है, कहीं N2 है, ये दोलक की संख्या। इसको चलाने वाले दोलक या ऑसिलेटर है। अब कोई पूछे बोले कृष्णिका में कुल दोलक कितने हुए, तो Nn ये प्लस ये सबका प्लस, मतलब सबका क्या कर लिया, समेशन। आ गई बात समझ में। कुल दोलकों की संख्या चाहिए मेरे को, औसत निकालना है, तो औसत किसका निकालना है, दोलकों की ऊर्जा। तो ऊपर तो ऊर्जा चाहिए कुल, और नीचे क्या चाहिए, दोलकों की कुल संख्या, तभी तो औसत निकलेगा, योग बटे संख्या। अरे योग बटे क्या निकलेगा, संख्या, तभी तो आपके पास रिजल्ट आएगा। टोटल और नीचे कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, तभी तो रिजल्ट पे पहुंचवाओगे आप। तो ये NH² और ये कितना हो गया, NH²। तो Nn जितने भी थे, N1 N2 N3 सबका कर लिया टोटल। इस बात में कोई समस्या किसी के नहीं है, टोटल ही तो चाहिए, नीचे दोलकों का टोटल भाग देना है आगे, तो ये हो गया समेशन Nn, ठीक है। अब Nn की वैल्यू है वो रख दूंगा मैं जब कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। अब बोले इनकी ऊर्जा कितनी है, एक की कितनी है, NH², एक दोलक की ऊर्जा कितनी है, NH²। यहाँ दोलक कितने हैं, Nn, तो यहाँ की कुल ऊर्जा Nn इंटू कितना हो गया, NH²। यहाँ की, अरे भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, और यहाँ 10 पेन है, ये समझ लो। एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये है, और यहाँ पेन कितने हैं, 10। तो 10 गुणा 5 ही तो होगा, 50। यहाँ भी 50, यहाँ ज़्यादा है तो 60 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, 8 पेन है तो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसकी अगर एक की ऊर्जा NH² है, एक दोलक की, तो यहाँ दोलक या ऑसिलेटर कितने, Nn,
तो इनकी टोटल एनर्जी करनी हो, भाई एक पेन 5 रुपये का है, 10 पेन है, तो कोई पूछे कितने रुपए लगेंगे, तो 5 गुणा 10 ही तो लिखते हो, तो यही तो लिखोगे NH इंटू कितना लिखोगे NN। ये इसकी हो गई, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, तो एक की तो ये बता दी मैंने, एक की NH वाले की बताइए, अभी तो सिर्फ NH वाले की, यही तो लिखा है मैंने, इसको इससे गुणा किया। लेकिन ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन सब का टोटल करना पड़ेगा, इसलिए इन सब के क्या लगा दिया, समेशन। तो पूरी कृष्णिका क्या आ गई, इसलिए यहाँ लिखा हुआ संपूर्ण कृष्णिका या होल ब्लैक बॉडी। क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण कृष्णिका है, क्या लिखा हुआ है, होल ब्लैक बॉडी। अब बोलो समस्या किसी की, बोलो भी समस्या है क्या, ये लाइनें क्यों आई। देखो दोलक कितने हैं, इतने हैं, ये दोलक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सब दोलक पूरी कृष्णिका में दोलक कितने हो गए, सबका टोटल समेशन है ना। NH ऊर्जा एक की है, तो यहाँ दोलक कितने NN, तो इसका टोटल कितना होगा, वही 5, एक पेन का मूल्य 5, पेन कितने 10, तो रुपये कितने लगने 50, 5 गुणा 10 ही तो होंगे, तो NH गुणा कितना होगा NN, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, एक का तो ये लिख दिया NH और गुणा कितना हो गया NN हो गया। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबको जोड़ के पूरी कृष्णिका बनेगी, तो संपूर्ण कृष्णिका या होल ब्लैक बॉडी। होल ब्लैक बॉडी का मतलब सबका टोटल, और समेशन क्या करता है, एक प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस। अब बोलो किसी की समस्या, अरे किसी की समस्या याद करने की जरूरत है क्या, बोले इतने एक की है तो NH वालों की तो इससे गुणा हो गया, NH इंटू NN, ये सारे का जोड़ हो गया, तो पूरी कृष्णिका का समेशन। दोलक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सब दोलक कितने हो गए, समेशन NN। अब बोलो अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को निकालना औसत। औसत में चाहिए कुल ऊर्जा, किसकी चाहिए, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी चाहिए मेरे को, औसत में टोटल एनर्जी चाहिए ना, तो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा आ गई पूरी कृष्णिका की, और दोलक कितने हैं, अब औसत चाहिए, तो कुल ऊर्जा में कुल संख्या का ही तो भाग लगेगा, तो इसमें इसका भाग लगता है, उत्तर आ जाएगा, ये लो कहानी खत्म। अरे औसत चाहिए, माध्य चाहिए, एवरेज चाहिए, औसत माध्य या एवरेज चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें इसका भाग लग जाए, कृष्णिका की कुल ऊर्जा में कुल संख्या का भाग लग जाए, टोटल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आइटम्स का भाग लग जाए, तो औसत आएगा कि नहीं आएगा। योग में अगर संख्या का भाग लग जाए तो औसत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो बस फिर क्या चाहिए, लो यहां तक लिख लिया सबने। अब देखो दोस्तों, अब बस डेरिवेशन में मैथमेटिकल काम ही बाकी है। हेडिंग लगा लो, दोलकों की माध्य ऊर्जा है, दोलकों की औसत ऊर्जा। लो जी, दोलकों की माध्य ऊर्जा, दोलकों की माध्य ऊर्जा, माध्य कह दो चाहे क्या कह दो, औसत। दोलकों की माध्य ऊर्जा या क्या कह सकते हो, औसत ऊर्जा। माध्य ऊर्जा या क्या कह सकते हो, औसत ऊर्जा। ई और ये किसको व्यक्त करता है, औसत या एवरेज को, ठीक है। दोलकों की माध्य ऊर्जा है औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स ई। दोलकों की औसत ऊर्जा है माध्य ऊर्जा, तो क्या होगा, कुल ऊर्जा, और नीचे क्या आएगी, कुल संख्या। औसत का ये तो फॉर्मूला होता है, तो लिख दो बच्चों, दोलकों की कुल ऊर्जा, दोलकों की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स अपॉन दोलकों की कुल संख्या, दोलकों की कुल संख्या, दोलकों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की कुल संख्या, दोलकों की माध्य ऊर्जा है औसत। ये फॉर्मूला में हेडिंग देख के भी लिख सकता था, लिख सकते हो ना, दोलकों की माध्य ऊर्जा पूछी औसत, मतलब दोलकों की कुल कर लो, अरे औसत का मीनिंग तो समझते हो, टोटल कर लो, और दोलकों की संख्या का क्या दे दो, भाग। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशि क्या है, दोलक की ऊर्जा, अरे राशि क्या है, दोलक की ऊर्जा या एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, तो दोलक की ऊर्जा एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, लेकिन यहां ऊपर लिख के इस फॉर्मूले का करता क्या, ये नहीं था मेरे पास, नहीं ये था, अब मेरे पास सारे हैं,
सारे हैं तो वैल्यू रखूँगा, तो वैल्यू रख लो दोस्तों, बार बार औसत लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो। दोलकों की कुल ऊर्जा ये रही समेशन एन एच न्यू और कितना है एन एन, और नीचे दोस्तों दोलकों की कुल संख्या समेशन और ये कितना हो गया एन एन। नोट करो यहाँ तक, फिर अगले बोर्ड में डेरिवेशन कर देंगे अपन। आनंद लीजिएगा पढ़ने का, सीखिएगा चीज़ों को कि कैसे होंगी, ऐसे मत रटिए हेडिंग का ही हमें मालूम नहीं और हम फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं। पूछो अपने साथियों से क्या पढ़ के आए इसके अंदर, औसत ऊर्जा में क्या करना होता है। ये भी नहीं कह सकते अपने मुँह से कि औसत निकालना होता है। हेडिंग में माध्य ऊर्जा रट रटा के डेरिवेशन, बोले इसमें क्या किया था, बोले डेरिवेशन किया था। किस चीज़ का, बोले ऊर्जा का। क्या किया था ये मालूम नहीं, इतना भी नहीं बता सकते कि औसत करना था इसमें। अब बताओ किसी को रटने की ज़रूरत है क्या? मैंने जो डायग्राम बना के समझाया था उससे रटने की ज़रूरत है क्या किसी को? तो नीचे लिख के बताया करो बच्चों, ऐसे अच्छा लगेगा मुझे भी कि भाई हाँ आप बहुत मेरे साथ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, 100% की बजाय 101% दे रहा हूँ मैं, ये है ना। तो बिल्कुल बच्चे बच्चे तक पहुँचना चाहिए ये क्लास, तो कम से कम कि जैसे फिजिक्स तो सीख पाए बच्चा कम से कम। लिख लिया सबने? अब देखो भाई, अब वैल्यू रखूँगा मैं एन की सोल्व करूँगा, काट पीट के, भाग दे के, जोड़ के, घटा के, और आंसर आ जाएगा आपका। एन की वैल्यू ये रही, तो देखो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछता है भाई, माध्य ऊर्जा पूछता है कई बार, 3 नंबर में ही पूछ लेगा, 2 में ही पूछ लेगा। छोटा सवाल प्लांक की परिकल्पना, जैसे पिछली क्लास में बताया था ना वो प्लांक की परिकल्पना। अब कई बार क्या करता है कि एक तो प्लांक की परिकल्पना पूछ लेगा तो वो भी लिखना है, और ये माध्य ऊर्जा पूछ लेगा तो माध्य ऊर्जा लिखनी है आपको, और माध्य ऊर्जा का डेरिवेशन तो बन गया 3.5 नंबर का क्वेश्चन। लो जी कर लो बात। अब यहाँ से देखो इस चीज़ को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। E इज इक्वल टू, एक बार लिख देता हूँ इसको, समेशन कितना हो गया एन एच न्यू एन एन, एन एन कितना था पीछे ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन कितना था के टी। नीचे देखो बच्चों समेशन, तो समेशन एन एन, एन एन कितना होता है ई की पावर ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन कितना हो गया के टी। ये पावर में है सारा। ई की पावर भी लिखा हुआ आ सकता है कई जगह, ई की पावर एक्स को ऐसे भी लिख देता है ई एक्स पी का मतलब एक्सपोनेंशियल, फिर पावर में नहीं लिखते बच्चों, आगे एक्स पे लिख देते हैं। एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह ई की पावर एक्स लिख दो या ई एक्स पी लिखते हो तो फिर पावर में लिखने की जरूरत नहीं, उस चीज़ को लाइन में लिख दो। पढ़ा तो ऐसे ही जाता है। इसको भी क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स पढ़ते हैं, अपन सुविधा के लिए पढ़ लेते हैं ई की पावर एक्स है, लेकिन वास्तव में तो क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, एक्स का एक्सपोनेंशियल है ये, तो ई की पावर एक्स लिख देंगे चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। जैसे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया गुरुजी। अब यहाँ से देखो कांस्टेंट कौन है ए, तो ए जो कांस्टेंट है वो तो कट गया, ठीक है, ए कांस्टेंट है इसमें, ए तो कट गया आपके पास। अब ये बच गया आपके पास, यहाँ से देखिए समेशन एन एच न्यू ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन कितना हो गया के टी। नीचे हो गया आपके पास समेशन ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन कितना हो गया के टी। ठीक है भैया। अब देखिए बार बार देखो ये एच न्यू यहाँ आ रहा है, एच न्यू अपॉन के टी यहाँ आ रहा है, एच न्यू अपॉन के टी। इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, इसको एक नाम दे लो, इसको क्या दे लो, एक नाम मान लेते हैं हम, माना या कंसिडर मान लेते हैं दोस्तों कि एक्स नाम दे दिया इसको, एच न्यू अपॉन किसको, के टी को, एक्स नाम दे दिया इसको। क्या नाम दे दिया इसको, एक्स। अब देखो इसको यहाँ काम में ले लो, यहाँ एक्स लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, छोटा बन जाएगा ये। तो ये हो गया दोस्तों E इज इक्वल टू समेशन एन तो रहने दो, ये आ रहा है एच न्यू, एच न्यू की वैल्यू यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू के टी, तो ये हो गया एक्स इंटू कितना हो गया के टी। ये देखो आप कहोगे गुरुजी 2 थे, अब 2 की जगह तो आपने 3 लिख दिए। 3 इसलिए लिख दिए क्योंकि के और टी कांस्टेंट होते हैं, ताप नियत है, फिक्स वैल्यू रहेगी, के बोल्ट्जमान नियतांक, ये समेशन से बाहर चले जाएंगे तो एक एक्स ही बचेगा समेशन के अंदर, कैलकुलेशन कम होगी। ई की पावर माइनस एन और ये किसके बराबर है, एक्स के, तो ये हो गया एक्स। नीचे आ जाओ, यहाँ से देखो समेशन ई की पावर माइनस और ये कितना हो गया आपके पास एन एक्स,
ई की पावर माइनस कितना हो गया nx हो गया। अब यहाँ से देखिए इस के टी को लगा देता हूँ बाहर, के टी को क्या लगा देता हूँ बाहर, तो ये बन गया दोस्तों E इज इक्वल टू, क्यों के कांस्टेंट है और टी पूरे एक्सपेरिमेंट में नियत या कांस्टेंट रहता है कृष्णिका में, ये हो गया समेशन, ये हो गया आपके पास nx, ई की पावर माइनस कितना हो गया nx और अपॉन कितना हो गया समेशन ई की पावर माइनस nx। समझ गए बात को? करो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सोल्व करता हूँ। कोई भी स्टेप में समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्वांटम थ्योरी नहीं है भैया, क्वांटम बहुत बड़ी कैलकुलेटिव पार्ट है। नोट कर लो बच्चों अच्छे से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई समेशन जो है वो किसका है, एक्स को भी बाहर कर सकते हैं समेशन से, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लो आप कहो तो एक्स को भी बाहर कर, समेशन तो एन का है, 1 HNU 2 HNU 3 HNU, आप चाहो तो एक्स को भी बाहर लिख सकते हो। ये तो मैंने कांस्टेंट जो साफ साफ वैल्यू थी उनको बाहर लिख दिया, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिख लिया सबने। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं इसमें अपन, अब एक चीज़ करूँगा मैथ्स की जो ध्यान से देखना और उसको फिर मैं अलग से समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो ये हो गया आपके पास E इज इक्वल टू औसत ऊर्जा है E, इसको तो यहीं रखो KTX, ठीक है, और इसको रखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना मेरी बात को, समेशन ई की पावर माइनस nx और एक एक्स्ट्रा से लगा दूंगा माइनस, और नीचे ऐसा कैसा रख लो, और क्यों किया ये भी बताऊंगा, ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया, ये तो सोल्व करते हैं हम, क्यों करते हैं भैया, क्या शौक आ रही है क्या, ऐसा ही क्यों किया, और भी बहुत तरीके। इस लाइन को गौर से देखना बच्चों, बोर्ड पे देखो बाद में लिखना, इस लाइन से ये लाइन कैसे आई, KTX तो पहले भी था, अब भी ये KTX, जितना बोल रहा हूँ उतना ही देखो, KTX तो पहले भी था और KTX अब भी है कि नहीं है, अरे है ना KTX। इसके बाद में मैंने इसकी जगह, ये जो दिख रहा है राउंड लगा रहा हूँ, इसकी जगह ये लिख दिया डिफरेंशिएशन, और एक गायब हो गया n और एक एक्स्ट्रा लगा दिया माइनस n। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, समेशन तो अपनी जगह e की पावर माइनस nx और इधर कितना आ गया माइनस n, अपने पास यहाँ कितना था प्लस n और आ कितना रहा माइनस n, तो लाइन तो वही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक माइनस और लगा दिया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब बोलो पहले वाला है कि नहीं है, पहले वाला है कि नहीं है दोस्तों, है ना भाई, पहले वाला तो है ये। तो लिखने का तरीका ही बदला है, और क्यों बदला ये तरीका मैंने, क्योंकि यहाँ समेशन नीचे और ऊपर एक जैसा समेशन हो गया, नीचे और ऊपर क्या हो गया एक जैसा समेशन, तो इसको सोल्व कर लूँगा तो इसको रख दूंगा, या इसको सोल्व कर लो तो यहाँ वैल्यू रख देना, दो जगह सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो समेशन दो जगह सोल्व करने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू यहाँ भी रखी जाती है और यहाँ भी, तो ये समेशन अलग था और नीचे वाला समेशन अलग था ना अलग अलग, लेकिन अब दोनों समेशन एक जैसे बन गए, इसलिए मैंने ये काम किया। नहीं मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा ये करने में, न मुझे शौक आ रही, मैं कह देता ये उत्तर है, ये लो जी, लेकिन इसको अलग करना पड़ता और इसको अलग करना पड़ता, हर एक चीज़ का लॉजिक है मैथमेटिक्स का। ये बात समझ में आ गई हो कि इसका डिफरेंशिएशन कर लो, माइनस n आएगा, ये माइनस n और ये माइनस n मिलके वापस से वही प्लस n, और e की पावर कितना हो जाएगा माइनस nx, x के साथ करना है। अब इसको सोल्व करो बच्चों, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, दोनों जगह सेम हो गया, इसलिए एक जगह ही सोल्व करना। अगर यहाँ से करते तो यहाँ ऊपर का अलग ये समेशन था और नीचे का अलग था समेशन, इसलिए दो जगह सोल्व करना पड़ता। अब कितनी जगह सोल्व करना पड़ेगा, एक जगह करना पड़ेगा।
आप देखो इसको करते ही सोल्व, इसको कोई नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर जैसे दिए क्या अपन ने पहले, फर्स्ट दिया था शायद पहले, तो इसको सेकंड दे दो, कोई बात नहीं, बीच में नहीं दिए तो चल जाता है अपने तो। एक बार इसको नंबर दे दो, ये काम आएगा सेकंड, और इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो अपने पास क्या है थर्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करें, यहां से देखिए इस वाले इसको कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, ये इस लाइन से ये लाइन तो समझ में आ गई ना, हाँ बता दो मेरे को, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एन नीचे आ जाएगा, माइनस एन अवकलन करते ही माइनस माइनस एक माइनस और लगा लिया तो प्लस, वो का वही बन रहा है, लिखने का तरीका ही बदला है, लिखने और दिखने का तरीका ही चेंज हुआ है, बाकी वो का वही है। अब यहां से देखो, ये देखो E इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, या पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये समेशन तो सोल्व करना है, तो यहाँ समेशन सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया समेशन E की पावर कितना हो गया माइनस एन एक्स, समेशन खुलेगा, वैल्यू जीरो से शुरू होती है 1 2 3 और कहाँ तक जाती है इनफाइनाइट तक। तो देखो जीरो रखेंगे तो ये हो गया E की पावर 0 1 प्लस 1 रखेंगे तो E की पावर माइनस एक्स, फिर रखेंगे E की पावर माइनस 2x, ऐसे चलता चलता कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक। अब भी रटने की जरूरत नहीं है, कौन सी श्रेणी बन गई आपके पास, ये जो दिख रही है 1 प्लस E की पावर माइनस एक्स, दिख रहा है ना आपको, 1 प्लस E की पावर माइनस एक्स, ये कौन सी श्रेणी बन रही है, ये बन रही है प्यारे बच्चों गुणोत्तर श्रेणियाँ, जीपी बन रही है। क्या बन रही है, जीपी। ध्यान से देखो, जीपी का मतलब इसमें एक रेशियो गुणा होता आगे से आगे, जिसको कॉमन रेशियो आर कहते हैं, और वो है E की पावर माइनस एक्स। हर एक पद में कितना गुणा हो रहा है, E की पावर माइनस एक्स गुणा हो रहा है। इसमें E की पावर माइनस एक्स हुआ, फिर E की पावर माइनस एक्स 2x हो गया, E की पावर माइनस एक्स, तो कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग तो अलग होता है, और अनंत पदों का योग कितना होता है, a अपॉन कितना होता है 1 माइनस आर, नोट कर लेना कहीं साइड में। गुणोत्तर या जीपी के अनंत पदों का योग कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब पहला पद कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस, पहला पद 1 हो गया, माइनस गुणा किससे हो रहा, आर का मतलब आगे से आगे, E की पावर माइनस एक्स बढ़ता जा रहा है, तो E की पावर कितना हो गया माइनस एक्स, ये तो हो गया समेशन E की पावर माइनस एन एक्स। बोलो अब सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, यही वैल्यू यहाँ रख देंगे, यही वैल्यू यहाँ रख देंगे, दोनों जगह रख दो भैया। रखें तो देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बाय इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से E इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया के टी एक्स, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। नीचे देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इधर का नोट कर ही लिया सबने। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप। अब कहीं फिजिक्स काम आ रही है क्या, कहीं नहीं काम आ रही भैया, एक लाइन 2 लाइन काम आई थी बस, एक बोल्ट्जमान सांख्यिकी का सूत्र, बाकी तो औसत निकालना था, औसत का फॉर्मूला लगाया मैंने और टोटल करके ये आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिफरेंशिएशन करना, इसका अवकलन कर लो। क्या हो गया आपके पास, ई का तो ई हो गया, इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया के टी एक्स, तो माइनस के टी एक्स। पहले तो होगा 1 अपॉन का, किसका होगा 1 अपॉन का, 1 अपॉन का कितना होता है माइनस 1 अपॉन का स्क्वायर, यही होता है 1 अपॉन का। तो ये हो गया, देखो यहाँ साइड में कर रहा हूँ, देखो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये तो किसका हुआ 1 अपॉन का, यही हुआ 1 अपॉन का। इसके बाद में अंदर वाले का होगा, वो यहाँ करते हैं, 1 का कितना हुआ 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होगा, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और इसका माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे ये तो आता है ना, पहले तो 1 अपॉन का होगा 1 बट्टा का, तो 1 बट्टे का तो माइनस 1 बट्टा का स्क्वायर हो गया, 1 का कितना होगा 0 होगा, माइनस है ई की पावर माइनस एक्स का माइनस और आएगा तो क्या हो गया प्लस। तो ये लिख देता हूँ यहाँ, आप चाहे 2 लाइन और बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपके पास 1 माइनस, यहाँ माइनस लगाता हूँ एक बार, 1 माइनस, जिससे कि आप समझते रहो, नहीं तो ये माइनस माइनस प्लस मैं हटा भी सकता हूँ यहीं से, है ना। ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है बच्चों मेरे पास ऐसा कैसा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब देखो
E इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, के टी एक्स बच गया तो ये हो गया के टी एक्स। यहाँ देखिए कितनी पावर है, एक पावर, यहाँ कितनी पावर है, दो पावर, ये वाला इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, इस दो पावर से, यहाँ दो पावर है ना ये अपने पास, कैंसिल हो गया, एक पावर बचेगी, तो ये बच गया ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही बचा आपके पास, ये तो कट गया इससे एक पावर से। अब देखो इसमें भी दिमाग लगाएंगे, अपन गणित के विद्यार्थी हैं, दो जगह ई की पावर दिख रहा ना, एक जगह ला के दिखा दूंगा, कैसे दिखेगा, ऊपर और नीचे, या तो ऐसे समझ लो, देखो आपके समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, ऊपर और नीचे ई की पावर माइनस एक्स का भाग दे दो, तो ये हो गया आपके पास के टी एक्स, ऊपर दिया तो ऊपर तो ये कट गया, नीचे भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो गया -1, ऊपर नीचे तो दे सकते हैं भाग, ऊपर भी ई की पावर माइनस एक्स का भाग दिया कट गया, नीचे भी ई की पावर माइनस एक्स का, ये दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा। अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, के टी एक्स अपॉन, ये ऊपर यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स, और ये कितना हो गया -1। अब x की वैल्यू रख दो, समीकरण कितने से, 2 से, समीकरण 2 से बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से ये हो गया के टी एक्स, एक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, एच न्यू अपॉन के टी, ये x की वैल्यू, ई की पावर एच न्यू अपॉन कितना हो गया के टी, और ये कितना हो गया के टी से के टी कट गया आपके पास, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास कितना, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, और कितना हो गया माइनस, ये किसका सूत्र आ गया, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, औसत ऊर्जा या एवरेज एनर्जी आ गई। अब बताओ इसमें कहाँ समझने की मैथ्स की जरूरत है, फिजिक्स की, अपन से बेहतर कौन समझा पाएगा इसको, तो इसलिए बच्चों कंसेप्ट से पढ़ो चीज़ों को। अब आप इस न्यू को और बदल सकते हो, बदलने को, न्यू बराबर कितना होता है, सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा के रूप में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपके पास, इसको अलग लिख लेना आप, या दूसरा अगर और बनाना चाहो तो देखो दूसरा यहाँ बना देता हूँ मैं, या क्या बनेगा आपके पास, ई का फॉर्मूला हम जानते हैं, न्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन लेमडा, तो ये हो गया एच सी अपॉन लेमडा, ये तो ऊपर, नीचे ई की पावर एच न्यू की जगह आएगा सी अपॉन लेमडा, और ये आएगा के टी ई की पावर में, और माइनस कितना है 1, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आ गए मेरे प्यारे बच्चों, किसका, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, माध्य ऊर्जा या एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब कम मुझे बता देना लिख के नीचे इसमें कि समझ में आया कि नहीं आया, और मैथ्स के साथ फिजिक्स और फिजिक्स के साथ मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, और क्यों दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए बायोलॉजी वालों के फिजिक्स नहीं जुड़ी हुई ना, बीएससी में जुड़ी हुई है क्या, नहीं जुड़ी हुई, वो इसीलिए नहीं जुड़ी हुई क्योंकि फिजिक्स में ज़रूरत मैथ की है, मैथ में ज़रूरत किसकी, फिजिक्स की, इसलिए बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट। अब इससे बेहतर अगर आप समझ सको तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई समझाने का तरीका होगा। तो पढ़िए अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में, सबको धन्यवाद।